दोस्तों, एग्जाम फैक्ट्स के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि टॉपर सीरीज में मैं नए नए टॉपरों को लाता रहूंगा और उनसे जानेंगे जो आपके सवालात हैं, जो मेरे सवालात हैं, और जो भी अभ्यर्थियों की जिज्ञासा है वो सारी बातें उनसे जानेंगे। इस कड़ी में मैं आज फिर से एक नए टॉपर को लेकर आया हूं जो सिविल कोर्ट में क्लर्क के पोस्ट पर कार्यरत हैं, श्री आशीष कुमार मिश्रा जी। अ, आशीष जी, एग्जाम फैक्ट्स के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ भैया को कि जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का अवसर दिया ताकि मैं अभ्यर्थियों जो सिविल कोर्ट एग्ज़ाम और हाई कोर्ट असिस्टेंट का जिसका फॉर्म अभी जस्ट निकला है उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं और सलाहित हैं कि वो इस एग्ज़ाम को निकालें। वो अनुभव मैं अपना उनके साथ शेयर कर सकूँ, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं भैया को। आपका भी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आशीष जी। अच्छा आशीष जी, मेरा पहला सवाल जो आपसे रहेगा, वो मेरे खुद का भी अनुभव है। जैसे मैं अगर इस संस्थान में आने से पहले या और भी लोग जो नए लोग हैं वो इस संस्थान से बाहर के लोग हैं, उनके मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि सिविल कोर्ट में सिर्फ एक पोस्ट है, पेशकार। उसके अलावा वो अन्य क्लर्क को नहीं जान रहे हैं या पेशकार ही क्लर्क होता है ये भी नहीं जान रहे हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि सिविल कोर्ट में पेशकार का क्या पोस्ट है, क्लर्क के क्या पोस्ट है, और किन कोटियों में क्लर्क की पोस्टें हैं, इनको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके। जी भैया देखिए, जैसे मैं भी जब इस संस्थान से जुड़ा नहीं था तो जी। मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी, जी। क्योंकि तभी तो पता नहीं था। ये भी मैं भी सुनता था कि पेशकार हैं कोर्ट में। तो जब मैंने भी इसमें प्रवेश लिया, जब सिविल कोर्ट मैंने ज्वाइन किया, तब जी। मुझे जानकारी हुई और मैंने ये समझा भी कि एक्चुअल में ये यूडीसी का पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क। जबकि जब आप सेंट्रल में आप एसएससी वगैरह, एएसआईसी वगैरह अगर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हो तो उन्हें पता होगा जी। कि जब वो उनकी एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो यूडीसी का पोस्ट होता है। जी। तो 2400 ग्रेड पे वही यूडीसी पोस्ट यहाँ पर सिविल कोर्ट में बोलचाल की भाषा में हम पेशकार कह देते हैं। उसमें भी आप अंदर जब जाइएगा कोर्ट के अंदर तो वहाँ भी बाइफरकेट हो जाता है। एक तो आपका पेशकार जो कि जनरली बेंच क्लर्क और एक ऑफिस क्लर्क होता है। यानी ऑफिस क्लर्क के तौर पर अगर समझे अगर बोलचाल की भाषा में, तो जितने भी आप चिट्ठी वगैरह जितने भी कंप्लायंस करते हैं जी। डे टू डे में, वो आपको करना पड़ता है एज एन ऑफिस क्लर्क। और जबकि पेशकार जो होता है वो आपको हर दिन जो भी जितने भी केस की सुनवाई होती है, रिकॉर्ड जो हाँ होता जो है। रिकॉर्ड जी। होती है, जी। केस जी। रिकॉर्ड, जी। केस रिकॉर्ड जो होती है जी। जी। और इजलास जिसे बोलते हैं हम लोग जी। जी। कोर्ट में, जी। तो उसमें जो रोज जो सुनवाई होती है जितने भी केस हों, वो 10 जी। हो, 20 हो, 50 हो, जो भी हो, तो उसे वहाँ पर वो प्रस्तुत करना पड़ता है जो भी वहाँ पर जज या दंडाधिकारी जो भी होते हैं उनके सामने में। तो ये मेन जो डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि जी। जो पेशकार जो होता है वो कोर्ट कार्य, जो जैसा कि आपने देखा भी होगा या सुना होगा, तो वो जो कोर्ट का कार्य होता है जी। उसके लिए उसको अच्छा, पेशकार कह देते बेसिकली हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि पेशकार जो है वो बेंच क्लर्क ही है। जी 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 उसको बोलचाल की भाषा में पेशकार कहा जाता है, ये उर्दू शब्द है। कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ रिकॉर्ड को प्रस्तुत करे जी वो जी पेशकार है जी उर्दू के शब्दों में। जी और वस्तुतः वो जो पोस्ट है वो बेंच क्लर्क की पोस्ट है, जी यानी जी क्लर्क ही है जो बेंच क्लर्क बनता है। जी जी और पेशकार नाम की अलग से कोई पोस्ट होती नहीं। यही जी जी बताना चाह रहे थे। जी अच्छा, जी और ऑफिस क्लर्क जो है वो ऑफिस के कार्यों को संपादन जी जी करते हैं। जी जी। यही यही फर्क है, जैसा कि आशीष जी भी बता रहे हैं, तो ये फर्क है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आ रहा है, जैसे कि उसमें आ रहा है कि अभी हाई कोर्ट असिस्टेंट की जॉब निकली है और सिविल कोर्ट की पहले निकली हुई थी, कुछ अभ्यर्थी दोनों में भरे हुए हैं, तो कौन सा जॉब बेहतर है, ये प्रश्न भी आता है। निसंदेह मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हाई कोर्ट जॉब की बात अगर करें तो वहाँ के असिस्टेंट की जॉब तो 4600 ग्रेड पे है, वो तो बहुत बेहतर है ही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्तर पर बताएं तो। जी। जी, जैसा भैया ने अपने पुरानी वीडियोस में ही बताया है, तो अगर आप उसको भी जाकर देखेंगे तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। हाईकोर्ट आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि उसका रुतबा ही अलग है। ऑनरेबल हाईकोर्ट हम लोग जैसा कि बोलते हैं। तो वहाँ पर आप जैसे असिस्टेंट पर जाएंगे तो आपकी जो ग्रेड पे होगी, यानी कि 4600 ग्रेड पे से स्टार्ट होगा, तो मान के चलिए 55-60 हज़ार आपके इन हैंड में बनेंगे। ग्रॉस आप 65-70 भी मान सकते हैं। तो वो एक ऑफिसर जॉब है, वो ग्रुप जी। बी का जॉब है। जबकि यहाँ पर आप सिविल कोर्ट आएँगे तो ये ग्रुप सी का जॉब है, ये एक
क्लर्क का जॉब जी, निसंदेह ये इसमें ये अंतर है कि यहाँ 2400 स्केल पे आप जी, इंटर करते हैं, वहाँ डायरेक्ट 4600 के स्केल पे आप इंटर और करेंगे। वो ग्रुप बी का पोस्ट जी भी है और ये जी ग्रुप सी पोस्ट है। जी तो ये डिफरेंस भी है, प्लस वहां पर आपके प्रमोशनल स्कोप जी, वो प्रमोशनल जॉब है, प्रमोशनल जॉब है, तो आपकी तुरंत वहाँ प्रमोशन अगले स्केल में होती जाती जी है। जी, सिविल कोड की अपेक्षा वहां जी, पर ज्यादा आपको स्कोप प्रमोशन है। की जी स्कोप है। जी जी वहां पर आप अगर मेहनती हैं और आप में स्किल है तो आप ज्वाइंट रजिस्ट्रार तक भी पहुंच सकते हैं। जी जी, तो ये है डिफरेंस। हालांकि दोनों में कोई ऐसा नहीं है कि कोई कम है कोई ज्यादा, लेकिन हाँ हाँ, अगर प्रेफरेबल जॉब है तो हाई हाँ, कोर्ट तुलनात्मक असिस्टेंट के दृष्टिकोण जी से जी अगर आपको दोनों नौकरी प्राप्त हो रही है, जी जी तो उस तुलना में आशीष जी बता रहे हैं जी कि आप कौन सा बेहतर आपके लिए होगा, जी उस तुलना में बता रहे हैं। अच्छा आशीष जी, फिर एक अगला सवाल है कि होम पोस्टिंग, जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया हुआ भी है, क्लियर किया है, लेकिन आप अपने अनुभव से बताएं कि होम पोस्टिंग जो है, क्या उसका रैंक से कोई लेना देना होता है? होम पोस्टिंग का मेरे अनुसार रैंक से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम तो हालांकि प्रेफरेंस मांगा गया था। जब 2016 में वैकेंसी निकली थी तो जी हमसे 3 प्रेफरेंस मांगा गया था जी कि जी आप कौन कौन से जिले में। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी होगा तो वो पहले होम अपना डिस्ट्रिक्ट ही भरना चाहेगा। जी जी लेकिन अभी के जो सिनारियो है, अभी जो परिस्थिति है, उसमें जी शायद प्रेफरेंस नहीं मांगा गया जहाँ तक मुझे पता है। तो उसमें तभी जो कंपटीशन था वो भी आज बढ़ चुका है, जी ज़्यादा अभ्यर्थी अब शामिल हो रहे हैं। जी जी तो इस कारण से मुझे नहीं लगता कि रैंक वाइज आपको देखा जाएगा कि होम पोस्टिंग आपको हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है नहीं भी मिले। तो इस पे आप ये नहीं कर सकते कि जिनका रैंक ऊपर है तो उनको होम पोस्टिंग जी ही मिलेगी। जी जी जी। और चॉइस मांगा गया था, लेकिन वो होम पोस्टिंग उस हिसाब से दी नहीं गई थी, आपके परमानेंट एड्रेस के हिसाब से दिया गया जी था। जी जी और आशीष जी उसको क्लियर भी कर रहे हैं कि आपके उस पर है कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं और वहाँ कितनी जी पोस्टिंग जी थी, जी तो उस पे उसके हिसाब से है। तो वो भी मन से आप ख्याल निकाल लें। अधिकांश मामलों में अगर आप पटना साइड से नहीं है और इधर है, तो आपके होम टाउन मिलने की चांसेस 90% से ज्यादा है। जी जी थोड़ी बहुत दिक्कत पटना प्रमंडल वालों जी को जी थोड़ी होती है, क्योंकि वहां से वहाँ बड़े तादाद में लोग कंपटीशन सेलेक्ट भी होते ज़्यादा हैं। है वहाँ जी जी पर, और जी लोग जी अभ्यर्थी भी ज़्यादा, क्योंकि जी हमारी राजधानी है तो ज़्यादा एफपीआर भी होते जी। हैं। आपसे मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा होता जाएगा, जी इसलिए क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया है, कोई तो मैं परेशानी चाहता हूं कि सबके लिए कोई थोड़ा सा परेशानी नहीं समय मैं है। आपसे जी लूंगा। जी जी जरूर। एक जो था कि स्टार्टिंग सैलरी अगर कोई क्लर्क के पोस्ट पर आता है, तो स्टार्टिंग सैलरी उसकी क्या होगी? देखिए, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था 2018 के लगभग, तो उस समय 2400 ग्रेड पे तो आपकी 2400 ही है, लेकिन जो महंगाई भत्ता होता जी है वो जी बदलता रहता है जी आपका। तो उस समय जब हमने ज्वाइन किया था तो इन हैंड 29-30 आप पकड़ जी सकते जी हैं कि जी जी लगभग जी उतना जी बनता जी, था। हाँ, ये लमसम की बात है। जी, ये हाँ हाँ 5 साल पहले की बात जी है। अब क्या है कि आपका डीए जैसे-जैसे बढ़ रहा है, तो आपको जब तक जॉइनिंग मिलेगी तो मेरे अनुसार ये जी हो सकता है जी ऊपर-नीचे भी हो जाए, जी जी लेकिन ग्रॉस आपको 50 इन हैंड, 50 ग्रॉस और लगभग 27-28 आपको हाथ में तब तक, जब जी तक जी। जॉइनिंग होगी, क्योंकि अभी तो निकट भविष्य में ऐसा दिख हाँ, नहीं रहा है। ये मुझे लगता है जी, आप 1-1.5 साल आगे की जी, बात जी, बता 1 रहे डेढ़ हैं। साल जी आगे की जी बात जी कर रहा हूँ। जी, ये इसमें ये है कि जैसे आशीष जी ने बताया कि 50 है, तो आप उसमें से तकरीबन 10% माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो आपके एनपीएस में चला जाता है जी, लगभग, जो डीए और जी, उसका जी, है, जी। तो लगभग उसका आपको 10% चला जाएगा, तो इन हैंड आपको जितना मिल रहा होगा, तो आशीष जी ने उसी लमसम में बताया। अभी की परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि 37 के करीब, अगर 36-37 के करीब अभी उनको के मिलने वाला है। परिस्थिति में हो जाए जी तो जी 40 हाँ लमसम जी हो जी जाएगा जी जी। आपको, 40। तो ये एक बात हो गई। अच्छा, एक और सवाल ये है कि वर्क प्रोफाइल क्या है क्लर्क का? वर्क प्रोफाइल आपको एक तो टेबल जॉब है। आपको जो भी कंप्लायंस होता है, कंप्लायंस इन द सेंस अगर कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो ये है कि जैसे कोर्ट का वर्क होता है, कोर्ट के वर्क में तो आपको पता है कि बहुत सारी वो आप देखते होंगे, जो तो जी आप जब तक उसमें प्रवेश नहीं करिएगा तो आपको बृहद पैमाने पर आप इतना पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन आप एक लेमैन के शब्दों में अगर समझ लें तो जी वो जी। है कि आपको हर दिन पत्र हो गए, आपको कंप्लायंस है कि रिकॉर्ड मंगवाना है, रिकॉर्ड भेजना है। तो ये मिला-जुला कर मतलब यही ये है। मान के चलिए कि एक क्लर्क का जो काम होता है जी, वही जी। करना जी, है। जी। रिकॉर्ड उसका मेंटेन तरीका करना। अलग हो जी, जी, सकता है जी। कि कहीं मान लीजिए आपको टाइप करना है एक जी, जी। लेटर, या कहीं लिखना है, या कहीं रिकॉर्ड प्लेस करना है। एक क्लर्क, एक लिपिक का जो काम होता है वही आपको जी, करना जी, है। जी। और टाइमिंग के बारे में बताया जा रहा था, तो टाइमिंग आपको है अभी जनरली जो जी है वो 10 से 5:30 है आपको।
तो ये है जो अभी के समय में यही है कि 10 बजे सुबह से लेकर शाम में 5:30 तक आपको वहाँ पर अपना कीमती समय देना पड़ेगा। जी, और उसके बाद अगर आपकी ज़रूरत होती है, आप जिस पोस्ट पे हैं उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है। अगर एक पोस्ट में जैसे 10 लोग हैं, तो हो सकता है 2 लोगों को उसके बाद भी थोड़ी देर के लिए आना पड़े, उनके जी, जी। कार्य प्रोफ़ाइल जी, के हिसाब हाँ, से, वो है जो आवंटित काम है उनके जी, जी, हिसाब जी। से। वो है कि आप अगर अपने कार्यों को कितनी जल्दी समाप्त कर लेते हैं और आप कितनी निपुणता आपकी उसमें है, तो वो तो अनुभव के साथ आ ही जाएगी। जी, और ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग जो बाहर से आना चाह रहे हैं, मान लीजिए किसी जॉब में हैं और वो आना चाह रहे हैं, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या प्रमोशनल स्कोप है और ग्रेड पे में क्या प्रमोशनल स्कोप है और वैसे क्या प्रमोशनल स्कोप है? तो मेरा आपसे सवाल प्रमोशन के मद्देनज़र रहेगा, उस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा। देखिए इसमें जैसे कि अलग-अलग विभागों में उनकी अलग-अलग गज़ट आते हैं, तो वैसे ही हाई कोर्ट से हमारे लिए नोटिफ़िकेशन निकलता है अलग-अलग। जी, उसमें जैसे कि प्रेज़ेंट में अभी 2017 रूल चला बिहार हुआ सिविल था। कोड जी, रूल जी। जो जी, 2017, जी। अब नई आई है 2022 की, उससे पहले जी, 17 था। 17 जी, रूल थी तो उसमें ये था कि आपको 5 साल में आपको प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं जी, और वहाँ आप 2400 से 4200 ग्रेड पे के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और उसके बाद 3 साल बाद आपको 4600 और वैसे ही आगे भी 4800, 5400। तो प्रमोशन ये ऐसा नहीं है कि प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन बहुत अच्छा है और जो भी अपने कार्य में अपने निपुण होंगे उनको प्रमोशन ज़रूर मिलेगा। जी। अच्छा, इसमें मैं एक और जोड़ना चाहूँगा आशीष जी, कि 4200 जो 2017 के रूल के हिसाब से तकरीबन मुझे लग रहा है 10 से 12 जिलों में 5 साल में जो क्लर्क पुराने क्लर्क थे उनको 5 सालों के बाद 2400 से सीधा 4200 स्केल दे दिया गया है, ग्रेड पे दे दिया गया है। अभी कुछ जगह प्रस्तावित है, 2022 में कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जिनके हिसाब से थोड़ा सा पेंडिंग है, तो वो भी हो ही जाएगा। तो आप मान के चले कि 5 साल में आपको 4200 मिलने के पूरे चांसेस हैं। जी, ज़रूर। तो बहुत कम समय में प्रमोशन है मुझे लग प्रमोशन रहा है। हाँ, ये अगर हाँ। वैसे अगर आते तो फिर आपको 20 साल लग जाता। जी, 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 अगर है ना? वो फिर आप आइएगा डिपार्टमेंट तो आपको पता चलेगा कि वो जी, अलग-अलग और भी रूल है। जी, प्रमोशन का भी बेसिक बता रहे हैं भैया जैसा, जी, जी। तो वो उसमें ऐसा है कि 5 साल है, 5 साल में 4200 फिर 8 साल में 4600 तो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि जी। आप ऐसा सोच के बैठे हैं कि 2400 है तो हम 10-20 साल तक 2400 में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। लेकिन ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप अगर कहीं और से यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको दिग्भ्रमित नहीं करूंगा। ये बता देना चाहता हूँ कि प्रमोशन तो आप पा लेते हैं, लेकिन काम वर्क वही रहता है, पोस्टिंग भी आपकी वही रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप सेक्शन ऑफिसर बनने जी, वाले जी। हैं या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जी, बनने जी। वाले हैं। पैसों से आपको लाभ होगा, जी, जी। लेकिन आपके काम में आपको लाभ मिलने की संभावना कम है, जो मैं फ्रेंकली आपको जी, बता जी, रहा हूँ। जी। ये सही मैं बोल सही जी। बात है। अच्छा, एक ये था कि क्वेश्चन पेपर क्या बाइलिंगुअल होगा या फिर हिंदी में भी होगा? अ, ये बहुत लोगों का जी, सवाल है, जी। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी, मैं जी। बार-बार नहीं, बताता भी नहीं तो हूँ मैं भी कमेंट में। अपने जी, अनुभव से ही जी, बता रहा हूँ, जी, जो 2016 में जब नोटिफ़िकेशन निकला था और 2016 में जब मैं और अन्य अभ्यर्थी जो हुए थे, तो उस समय बाइलिंगुअल तो नहीं था, उस समय इंग्लिश में पेपर था। तो आप उसके लिए रेडी रखें अपने आप को कि आप इंग्लिश में अपने आप को थोड़ा तैयार करके रखें और वो आपके लिए बेहतर भी होगा। जैसा कि भैया भी अपने नए बहुत सारे वीडियोस और आगे भी जी, पढ़ाएँगे आपको जी, अलग-अलग जितने भी हैं जिनमें आपको नंबर प्रॉपर आ सके। तो वो डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है आप लोगों के लिए क्योंकि भैया जो पढ़ाएँगे आपको। तो हाँ, लेकिन ये आप मान के चलिए कि आपको इंग्लिश अपने आप को मजबूत करना है और इंग्लिश में ही पेपर मोस्टली आने वाला है क्योंकि अगर आप मेंस में भी अपीयर करेंगे तो वहाँ पर एसेज़, क्रिसाइज़ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग वो ज़रूर रहेगी। तो उसके लिए भी तो आपको ऐसे भी इंग्लिश तैयार करना ही है, तो आप बेटर प्रिपेयर करिए अपने आप को इंग्लिश के लिए। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज है आशीष जी ने आपको क्लियर कर ही दिया। मैं भी उसमें बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही आया था। उससे पहले जो 2012 के बैच वाले जो हैं हमारे, उनसे भी मेरी बात हुई है, उस समय भी इंग्लिश में ही आया हुआ था। तो फिर इस बार भी संभावना तो यही है कि इंग्लिश में आएगी। पिछले पैटर्न को ही आपको फॉलो करना पड़ता है, आ जाए वो अलग बात है। लेकिन इस बार भी वही चांसेस तो वही हैं, क्योंकि पिछला पैटर्न यही रहा है। और एक बात और है कि भाषा सिंपल होती है, और उतनी इंग्लिश अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आपके क्वालीफाई करने की संभावना भी बहुत न्यून होगी। जी, जी। और इंग्लिश की तैयारी आप कर रहे हैं और अगर उस लेवल का क्वेश्चन पेपर ही समझना है, तो फिर तो बेकार की बात है। इसलिए वो भी आशीष जी ने क्लियर कर ही दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और आपसे, फिर लास्ट में मैं तैयारी के बारे जी, में जी। पूछूंगा, जी, क्योंकि जी। वो एक अलग
कॉन्टेक्स्ट में चला जाएगा, इसलिए मैं उसको इसमें समाहित नहीं कर रहा हूँ, शामिल नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा एक ये रहेगा कि करेंट अफेयर्स, जैसे कि हर एग्जाम का अलग पैटर्न होता है, उसमें शामिल किया जाता है। जैसे कहीं 10 नंबर 20 नंबर बीपीएससी के लिए अलग है, तो यहाँ कितना वेटेज रह सकता है अगर प्री की बात करें तो? प्री की अगर बात करें तो जी आप मिला जुला कर समझ लें कि 10 से 15 आपका करंट अफेयर्स जरूर होने वाला है, तो आप उसको प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट कर दें, ये अच्छा रहेगा। और भैया भी पीडीएफ जो लाएंगे ही और जी पढ़ाएंगे ही, जी तो वो जी। आप यहाँ से भी गैदर कर सकते हैं, तो यही है इसमें हाँ जो। जी जी जी, ये रहा। अच्छा, अब इसमें आते हैं कि आपने तैयारी कैसे की थी, और जो अभ्यर्थी अब के हैं इस कंपटीशन के माहौल में, मुझे लगता है कि जिस समय आपने तैयारी की या और लोगों ने की, उस समय के मुकाबले अभी थोड़ी सी ज्यादा कंपटीशन का एक्सपेक्टेशन जी है जी हम जी लोगों जी को। जी जी। तो एक तो उस एक्सपेक्ट से मैं जानना चाहूंगा कि अब कैसे लोग तैयारी करें, और दूसरी आपने कैसे तैयारी की थी, हम और किस सेक्टर में ज्यादा वेटेज देना है? जी, जी तो वेटेज की जहाँ तक बात है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा, आपको सारे सब्जेक्ट लेकर चलने पड़ेगा। अगर मैं प्री की बात करूँ तो वहाँ पर आपको जी सारे सब्जेक्ट पर, चाहे वो इंग्लिश हो, जी जनरल नॉलेज हो, जनरल नॉलेज यानी सारा चीज़ आ गया उसमें, जी साइंस हो, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी है सारा आ गया उसमें। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पे, जैसा कि अभी बात हुई भैया से, जी करंट अफेयर्स भी आपको मजबूत करके रखना है। जी उसके अलावा आपको रीजनिंग, इसको भी आपको बेटर प्रिपेयर रहना है। तो ये था जो अभी करंट सिनारियो में है। मेंस के लिए आपको इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि इसमें ही आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर आएंगे, तो उसके लिए आपको इंग्लिश में एसेज, जो प्रिसाइज राइटिंग है, मेंस के लिए, पैराग्राफ राइटिंग, हाँ मेंस ये के लिए, मेंस की जी बात कर जी रहा हूँ जी मैं। जी। तो मेंस में आपको इंग्लिश और हिंदी ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत पेपर। लोगों का जी रहता है जी। कि मेंस में डिस्क्रिप्टिव के बारे में थोड़ा हाँ बताइए। हाँ, तो जी मेंस में जी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है, तो उसमें इंग्लिश में जैसे पैराग्राफ राइटिंग हो गई, प्रिसाइज राइटिंग हो गई, लेटर राइटिंग है, सेम टू सेम हिंदी में भी वही है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, उससे सवाल पूछे जाएं। तो यही है मिला जुला कर। और जहाँ तक मेरे प्रिपरेशन का सवाल है, तो उस समय मैंने सेल्फ स्टडिंग की थी, और भैया से थोड़ा जो गाइडेंस होता है, क्योंकि ये पहले से थे तो उनसे गाइडेंस भी लिया था, तो और बाकी सेल्फ स्टडी किया। और अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, और खास करके भैया तो आके पढ़ाएंगे ही आप लोगों को, और बहुत सारे वीडियोस लाएंगे ही आगे, तो उससे आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं। जी। अच्छा, एक 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 बात और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे इंटरव्यू, तो उसमें किस तरीके का क्वेश्चन होता है, क्योंकि फिर मतलब पूरे प्रोसेस के बारे में हम जान रहे हैं, तो ये भी एक जान लेते हैं कि इंटरव्यू का माहौल कैसा होता है जी। या किस तरीके का। इंटरव्यू में वो कोई डरने वाली बात नहीं, हालांकि वो तो अभी पहले आप प्री और मेंस दीजिए। इंटरव्यू में कोई ऐसा नहीं है कि आपको डरने वाली बात है, वो डे पे भी आपका डिपेंड करता है। हो सकता है आपसे जो सवाल हों वो आपसे कम्युनिकेशन स्किल पे हो जाए आपका, या हो सकता है आपके पर्सनल जो भी हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ से पढ़ाई किया आपने, घर में कौन है, ब्रदर क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, हो सकता है ये आपसे कम्युनिकेशन, एक्चुअली में वो कम्युनिकेशन स्किल देखना चाहते हैं आपका। प्लस डिक्टेशन भी करवा लेते हैं 4-5, क्योंकि ये तो जान ही रहे हैं कि जी थोड़ा प्रॉम्प्ट जॉब है। हालांकि आप जैसे स्कार बनेंगे तो वहाँ प्रॉम्प्ट जॉब है, आपको ये नहीं है कि समय मिलेगा, आपको तुरंत तुरंत वहाँ पर आपको बेटर प्रिपेयर रहना पड़ेगा पहले से, तो यही इंटरव्यू में होता है। मतलब और इंटरव्यू जो है वो बेसिकली उसके लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, वो आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट जी होता जी है जी कि आप जो पास करके आए हैं प्री और मेंस, जी वो आप ही हैं कि नहीं जी है। जी जी वो एक्चुअली वो ये देखना जी चाहते जी, हैं कि क्योंकि आप। आपने पहले ही एग्जाम दे दिया है, तो यानी आप वेल क्वालिफाइड हैं ही। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी किन्हीं अभ्यर्थियों से जो उन्होंने ग्रेजुएशन में जो पेपर लिया, जिनसे वो जी पूछ जी सकते हैं, जैसे किसी ने आर्ट्स लिया है, किसी जी ने साइंस लिया है, किसी जी ने मैथ्स लिया है, तो हो सकता है उससे भी सवाल हो जाए। जी। तो वो डे पे डिपेंड करता है, कभी हो सकता है आपसे सिंपल सवाल हो जाए, तो आप अपने आप को लकी भी समझ सकते हैं। तो इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं है। और हम उनकी बेहतर तैयारी जी फिर मैं जी, इनको लेकर आऊंगा, उनकी बेहतर तैयारी मैं आपको हाँ कराऊंगा जी इंटरव्यू जी के लिए, जरूर, और फिर वो अलग एक अनुभव होगा क्या जी जी आशीष जी, जरूर जरूर। है ना? तो यही रहेगा। अच्छा, एक मैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो प्यून की तैयारी कर रहे हैं वो बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस कुछ आए थे कि प्यून्स के बारे में भी पूछा जाए ये वो, लेकिन ये प्लेटफॉर्म उसके लिए बेहतर नहीं रहेगा। तो फिर मैं जब उनका इंटरव्यू करूंगा तो उसमें मैं आपके क्वेरीज को लूंगा, उनसे भी लूंगा, और जो मेरा अनुभव है वो भी मैं बताऊंगा आपको।
तो उस पर लेना चाहूँगा। अच्छा, एक मैं जो क्वेरीज आ रही है वो मैं आपको बताना चाहूँगा टाइपिंग वालों के लिए कि आपके प्रोसेस में क्या कंप्यूटर का क्या रोल था, क्या टाइपिंग हुआ था? तो कई लोग ये जानना चाह रहे हैं, कंफ्यूजन कुछ है कि क्लर्क में भी टाइपिंग होता है क्लर्क में क्या? आपका टाइपिंग तो नहीं होगा, ये आप मानकर चले। डिपोजिशन राइटर जो है, जो आपको ट्रेडर के नाम से भी निकला है, तो उसमें आपका तो डेफिनेटली होगा, लेकिन क्लर्क के लिए आपको नहीं है। लेकिन हाँ, सर्टिफिकेट आपको चाहिए, 6 मंथ कोर्स, वो एडीसीए या डीसीए का कोर्स होता है। तो आजकल तो मुझे लगता है जनरल जो सबके भी पास होता है। एस्पिरेंट्स हैं तो वो जी, करते ही हैं, जी। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर मुझे नहीं लगता कि आज के जो भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं यंगस्टर, उनके लिए कोई ये। अच्छा, टाइपिंग की जहाँ तक बात है, बहुत सारी क्वेरीज आ रही है किस फ़ॉन्ट में होगी ये वो। यकीन मानिए कि मैंने कृति देव सीखा हुआ था, मैं पास करके अभी पास किया हुआ हूँ, ये मैं आप समझ लीजिए, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। मैंने पास किया हुआ है, तो ये तो आप दिमाग से निकाल लीजिए कि अगर कृति देव मुझे आ रहा है तो कुछ क्या होगा। कृति देव आ रहा है तो मैं कृति देव जान के मैंने पास किया हुआ है। तो एक तो ये क्लियर हुआ। दूसरी बात कि रेमिंगटन जो है वो सेम ही है, 2-4 कीज़ का फ़र्क है। वो आप अगर दोनों कर रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, वो आप कर ही लेंगे। दूसरा, तीसरी बात कि किस फ़ॉन्ट में होगा इसकी पूरी जानकारी आपको पहले ही दे दी जाएगी। उसके साइट पे भी अपडेट होगा और उससे पहले निजी तौर पे भी मैं आपको बता दूँगा। तो आप वो 2-4 कीज़ की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। हाँ, यूनिकोड में नहीं होगा, ये मैं फिर गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यूनिकोड में नहीं होगा। वो बिल्कुल अलग लेआउट है, उसमें नहीं होगा। कृतिदेव में मान के चलिए आप प्रैक्टिस उसी में कीजिए। अगर रेमिंगटन में होता भी है तो 2-4 कीज की फर्क है। और अगर कृतिदेव आके मुझे मैं पास कर गया हूँ तो आपके ना होने की कोई संभावना है ही नहीं, अगर आप कृतिदेव में करते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि मुझे उसी में आती है, आज तक मैं उसमें ही करता हूँ। तो आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका इतना भी कीमती धन्यवाद। समय दिया। और मैं चाहूंगा कि आगे भी आप मार्गदर्शन करते रहे जरूर। हमारे अभ्यर्थियों के लिए। जी, जरूर। और फिर से एक बार, और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये टॉपर ही नहीं है, बल्कि मतलब मेरे छोटे भाई की तरह है। और मैं इनसे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट रहता हूँ, मैं खुद इनसे मोटिवेट रहता हूँ, इनके काम को देखते हुए जो ये लगन से काम करते हैं और जो इनके अंदर योग्यता है और इनका जो दूरदृष्टि जो इनकी है और जो इनका विजन है आगे तक का, वो मैं खुद मोटिवेट होता हूँ इस लड़के से। ये भी होनहार युवा में शामिल है और इसलिए मैं इनसे भी मोटिवेट होता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका, आशीष जी। धन्यवाद। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।